हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो हमने अभी तक जनरल इंग्लिश में, जैसा कि आपने देखा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा बिकॉज दिस इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ के इंप्लीमेंट करना होगा। ये एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। जैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस में तो क्या था, देखिए आप जो लेक्चर है उनको 3-4 बार भी सुन लेंगे तो आपको सारे के सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद हो जाएंगे, उसमें उसका मीनिंग कोई ऐसा चेंज नहीं होने वाला। ओके, लेकिन जहाँ पे हम बात करें कॉन्सेप्ट्स की या फिर कहें एक्टिव पैसिव वॉइस टॉपिक की, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसमें आपको कंसेप्ट को समझना होगा और फिर उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना होगा। ओके, तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि एक्टिव पैसिव के तो बिल्कुल आप प्रॉपरली नोट्स बनाइए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के आप नोट्स नहीं बनाते चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ लेक्चर को 3-4 बार सुन लेंगे तो ऐसे ही वो याद हो जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप नोट्स बनाएं और फिर उसके बाद इस चीज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और लेक्चर हम जो शुरू करेंगे, मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं, मैं अज्यूम करके चलूंगा कि दैट यू हैव नो प्रायर नॉलेज, कि आपने कभी भी नहीं पढ़ा है। ओके, नो प्रायर नॉलेज, मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपने कभी भी नहीं पढ़ा है कि ये एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, ताकि आप जीरो लेवल से शुरू करके ऊपर की तरफ बढ़ें। ओके, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बेसिक हैं, फिर थोड़े से एडवांस होते चले जाते हैं और ये एडवांसमेंट होता चला जाता है। बट हमें यहाँ पर एक लिमिटेशन लगानी है कि किस लेवल तक एडवांस हमें करके जाना है। तो हमारा जो टारगेट है बीपीएससी का एग्जाम, हमारा फोकस तो यही है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में जिस लेवल तक के कॉन्सेप्ट आते हैं वहां तक हम कवर करें। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, व्हाट आई विल डू, मैं एक्स्ट्रा 20% लेवल को इंक्रीज करके रखूंगा। तो जो क्वेश्चंस जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, आप ये मान के चलें कि बीपीएससी की एग्जाम में उससे कुछ व्हाट वी कैन से अराउंड 20% जो है उससे ज़्यादा ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उससे 20% अमाउंट, 20% कॉन्सेप्ट या डिफिकल्टी लेवल जो है वो 20% ज़्यादा रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ नोट बनाते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। और क्योंकि मैंने कहा कि मैं प्रायर नॉलेज नहीं है ये मान के चल रहा हूँ, स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इस जो टर्म है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, इस टर्म को डिस्कस करूंगा, दैट इज वॉइस। सबसे पहले चलिए हम ये समझते हैं कि ये वॉइस आखिर क्या होता है। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बहुत दिनों से सुन रहे हैं, बट ये है क्या आखिर में। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में ये जो वॉइस टर्म है, वॉइस एक तरह से वर्ब है। ओके, अब वर्ब क्या चीज होता है, देखिए वर्ब मतलब एक ऐसा वर्ड, ओके, अ वर्ड विच शोज एक्शन। ओके, तो एक ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्शन को शो करे, उस तरह के वर्ड को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वर्ब। ओके, मतलब इंग्लिश में अगर मान लीजिए मुझे कोई एक्शन को शो करना है, ओके, एक्शन में लेट सपोज मैंने बोला प्ले, तो प्ले मतलब क्या है, खेलना हो गया एक तरह से। तो ये खेलना क्या है, ये बेसिकली एक एक्शन है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैं ऐसे वर्ड्स जो भी यूज करूंगा जो कि किसी एक्शन को शो कर रहे होंगे, तो वह सभी वर्ड्स क्या कहलाएंगे, वर्ब। तो मैं कहूंगा कि प्ले इज अ वर्ब। ओके, वो बात अलग है कि आपने जो पुराना पढ़ा होगा उसमें ही आपको पता होगा कि एक ही पर्टिकुलर वर्ड जो है वो वर्ब भी हो सकता है, वो नाउन भी बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है, बहुत सारी चीजें बन जाता है। बट अभी हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ बेसिक लेवल पे समझना चाह रहे हैं कि एक वर्ब होता क्या है। तो वर्ब का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्शन को शो करे। ओके, तो वॉइस क्या है, वॉइस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वॉइस भी क्या है, एक तरह का एक्शन ही है। ओके, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक्शन है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है एक्शन को बताने के तरीके में। ओके, एक्शन वही होता है लेकिन एक्शन को बताने का तरीका जो है वो बदल जाता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। ओके, तो आई होप वॉइस क्या होता है ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में कहूं तो वॉइस क्या करता है, वॉइस इंडिकेट द सब्जेक्ट of the verb. Okay, it indicate the subject of the verb. अब इसका बेसिकली क्या मीनिंग हुआ, अगर मैं कहूँ इट इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब बेसिकली वॉइस हमें क्या बताता है, वॉइस हमें बताता है कि जो पर्सन, ओके, या फिर जो सब्जेक्ट कहें, सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, एक सब्जेक्ट मतलब एक सेंटेंस में वह एंटिटी
जिसके बारे में बात की जा रही है, ओके, जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए जो एक्शन है, वह एक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं वॉइस का, ओके। मतलब हम क्या करते हैं, हम एक एंटिटी है उसका कुछ एक्शन बताते हैं। एक्शन मतलब कैसे, जैसे मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया, लेट सपोज जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, राम प्ले फुटबॉल, ओके, बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, राम प्ले फुटबॉल, ये मैंने एक सेंटेंस ले लिया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो पर्सन या जो एंटिटी एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन है, राम। तो राम तो खेल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है राम के लिए एक्शन कौन बता रहा है, ये वर्ब, ये प्ले, ओके। प्ले क्या है, यहाँ पे एक वर्ब हुआ। तो ये जो एंटिटी का एक्शन बताने का तरीका होता है, ये तरीका कई सारे तरीके से किया जा सकता है, और उसी तरीके को हम बोलते हैं वॉइस, ओके। तो या तो मैं उसे एक्टिव वॉइस बोल दूंगा या फिर मैं उसे पैसिव वॉइस बोल दूंगा। तो आई होप आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर वॉइस क्या कर रहा है। वॉइस बेसिकली एक सब्जेक्ट का जो भी एक्शन है उसको बताने का तरीका है, ओके। वो वॉइस अलग अलग तरीके से बताई जा सकती है, मतलब मीनिंग वही रहेगा कि हाँ राम फुटबॉल खेलता है, ये मैंने कहा, तो राम फुटबॉल खेल रहा है मतलब राम मेरा सब्जेक्ट है और वर्ब जो है मेरा वो ये प्ले है। तो इट मीन्स वेरी सिंपल कि राम खेल रहा है, ओके। अब ये चीज को मैं घुमा के भी लिख सकता हूँ, घुमा के कैसे लिखेंगे वो अपन आगे समझते हैं, बट अभी पॉइंट ऑफ व्यू एट दिस पॉइंट समझ लीजिए कि ये पर्सन के लिए जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन को अगर मैं कुछ अलग तरीके से लिख दूं, अलग ढंग से लिख दूं, अलग अलग तरीके से लिख दूं, लेकिन मीनिंग वही का वही रहे, तो उस चीज को मैं कहूंगा वॉइस, ओके। तीसरा पॉइंट, हमें वॉइस क्या बताता है बेसिकली, एक मिनट में इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, लेट सपोज यहाँ पे, ओके फाइन। तो वॉइस क्या बताता है, वॉइस हमें ये बताता है बेसिकली कि इट टेल्स वेदर अ वर्ब इज परफॉर्मिंग और रिसीविंग एक्शन, ओके। अब परफॉर्मिंग और रिसीव एक्शन का क्या मतलब हो गया, इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए कि एक ह्यूमन है, ठीक है, एक एंटिटी है, या फिर कहूँ एक सब्जेक्ट है। अगर कोई ऐसा एक्शन है जो कि ये परफॉर्म कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि वो आउटवर्ड्स जा रहा है, ओके। ये परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, तो ये आउटवर्ड्स जा रहा है। और अगर कोई एक्शन ये रिसीव कर रहा है, ओके, जैसे पनिशमेंट हुआ, तो पनिश करा मतलब एक तरह से आपने एक्शन को रिसीव करा, प्ले करा मतलब एक तरह से आपने एक्शन को परफॉर्म किया, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों का अंतर समझिएगा। अल्टीमेटली जो मीनिंग है वो थोड़ा सा इससे डीप है, बट अब मैं बेसिक लेवल पे आपको समझा दूं कि आपको पनिशमेंट दिया गया है, बेसिकली एक्शन जो है वो पनिश है, वो आपके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, ओके। और अगर आप उस किसी एक्शन को खुद कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, तो वो बेसिकली परफॉर्म हुआ, और आपके रिस्पेक्ट में पनिश क्या हुआ, एक रिसीविंग एक्शन हो गया, ओके, रिसीविंग एक्शन हो गया। तो रिसीविंग एक्शन मतलब एक तरह से इनवर्ड आता है और परफॉर्मिंग एक्शन एक तरह से आउटवर्ड जाता है, ओके। थोड़ा सा हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स लगे कि क्या मैं शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूँ, बट धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए अब आते हैं तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब द डूअर। डूअर मतलब वो एंटिटी, वो पर्सन, वो एनिमल, वो ह्यूमन, वो एलियन जो किसी एक्शन को परफॉर्म करे, तो वो जो एंटिटी है वो मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा। और एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। तो जो भी एक्शन हो रहा है किसी सेंटेंस में, उसको परफॉर्म कौन कर रहा है, उसको परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कौन हो सकता है, ये एक ह्यूमन भी हो सकता है, ये एक एनिमल भी हो सकता है, ये एक एलियन भी हो सकता है, ये इंसेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे लिए सब्जेक्ट जो वर्ड है वो क्या शो करता है, वो मेन उस पर्सन को या उस एंटिटी को शो करता है जो किसी एक सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ओके। दूसरा आता है वर्ब। तो वर्ब मैंने जैसा अभी कहा आपको, वर्ब मतलब क्या हुआ, एक्शन, ओके, जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। तो जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को मैं वर्ब से डिनोट करूंगा कि ये बेसिकली वर्ब है, ओके। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वह चीज जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ओके, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं राम प्ले फुटबॉल, यही वाला एग्जाम्पल, सॉरी, राम प्ले
फुटबॉल, मैं यही एग्जांपल लेता हूं। तो अब इस सेंटेंस में अगर मैं देखूं राम को, तो राम क्या है, राम बेसिकली प्ले कर रहा है, इट मीन्स राम इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, प्ले मतलब ये मेरा एक एक्शन है, तो ये मेरा वर्ब कहलाएगा। और फुटबॉल जो है अल्टीमेटली ये एक्शन परफॉर्म किसके ऊपर हो रहा है, ये परफॉर्म हो रहा है फुटबॉल के ऊपर। ओके, क्योंकि राम के द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है ना, तो ये फुटबॉल वर्ड मेरा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को अगर हम फॉर्म करना चाहें तो उसका सिंपल सा तरीका होता है कि हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ओके, देन हम लिखेंगे वर्ब एंड देन हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब हम उस पर्सन का नाम लिखेंगे जो कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला है, और उसके बाद आखिरी में वो लिख देंगे जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश के सेंटेंस का वो समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको डिटेल में लेते हैं। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर कहा, जिसको हमने क्या बोला कि हमने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम, ओके, सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने लिखा वर्ब और फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्टिव वॉइस। ओके, तो एक्टिव वॉइस में हो क्या रहा है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले उस शख्स का, उस एंटिटी का नाम आ रहा है जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है। मतलब बेसिकली सब्जेक्ट कौन है, परफॉर्मिंग। ओके, सब्जेक्ट क्या कौन है यहाँ पे परफॉर्मिंग है, वर्ब तो एक्शन हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज बेसिकली रिसीविंग। ओके, तो परफॉर्मिंग, एक्शन एंड रिसीविंग, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहाँ यूज होता है, एक्टिव वॉइस इज यूज टू शो दैट द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। जैसा कि मैंने अभी कहा आपको, सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन और कॉजिंग द एक्शन। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट और वी कैन से एक्टिव वॉइस में जो चीजें होती हैं या पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और एक्शन होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लेट सपोज राम किल्ड रावण। तो अब देखिए ये भी एक, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन या फिर एक एंटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम एक एंटिटी की बात कर रहे हैं। किल्ड क्या है, ये एक एक्शन है। तो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो राम किल्ड रावण में राम इज परफॉर्मिंग सम एक्शन, ओके, एंड दैट एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन रावण। तो राम किल्ड रावण में ये जो किल है ये एक्शन हो गया, ये जो राम है ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया दैट इज एक्शन, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, इस तरह से हम जो सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। ओके, तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हुआ कि आप एक्टिवली किसी सेंटेंस को बोलना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा सा अगर आप इमोशनल वे में फील करने की कोशिश करें तो आप समझ पाएंगे। एक्टिव वॉइस का मतलब ये हुआ बेसिकली आप एक्टिवली सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट मतलब उस पर्सन के बारे में जो आपके सेंटेंस के लिए मेन पर्सन है। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले सब्जेक्ट को रख रहे हैं, मतलब उस पर्सन को, उस एंटिटी को रख रहे हैं जो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जिसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन परफॉर्म कर कौन रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है वो पहले लिखा हुआ अगर है, इट मीन्स आप एक्टिवली उसका नाम लेना चाह रहे हैं, उस एंटिटी को बताना चाह रहे हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राजू किक्ड द बॉल। तो राजू क्या है, ये पर्सन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए मैं इसको सब्जेक्ट कहूंगा। किक्ड का मीनिंग हो गया एक्शन परफॉर्म करना, दैट इज दिस इज अ वर्ब, और बॉल मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही बेसिक लेवल पे हम सीख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इतना डिटेल में हम क्यों जा रहे हैं, या फिर इतना स्कूल 4th 5th लेवल पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये तो हमें मालूम है, दैट्स ग्रेट। अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, बट जिसको नहीं मालूम है डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, और जिनको पता है उनके लिए इट विल बी अ क्विक रिवीजन। इस तरह से इसको ले सकते हैं। ओके, तीसरा सेंटेंस मैं कहूंगा, एलेक्स रोट एसे ऑन एम्परर अकबर। तो देखिए एलेक्स एक पर्सन का नाम बोल दिया उसने, और एम्परर अकबर क्या है, ये भी एक पर्सन है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एलेक्स रोट, तो लिखा किसने है, एलेक्स ने। तो एलेक्स क्या कर रहा है, ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और ये एक्शन रिसीव किस पे हो रहा है, ये एम्परर अकबर पे रिसीव हो रहा है, कि उसके बारे में लिख रहा है वो। ओके, तो यहाँ पे एम्परर अकबर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, ये एलेक्स। ओके, तो इसलिए एलेक्स हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, ये जो रोट है ये हमारा वर्ब कहलाएगा, और ये जो है ऐसे ऑन एम्परर अकबर, ये पूरा जो वर्ड है ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एम्परर अकबर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हुआ बेसिकली ऐसे ऑन एम्परर अकबर।
आप इसको इस तरह से सोचिए कि एलेक्स ने एक पेपर पे जो लिखा है, क्या वो एम्परर अकबर लिखा है? नहीं, उसने एक ऐसे लिखा है ऑन एम्परर अकबर। तो वो जो पेपर है, वो जो ऐसे है, दैट इज अवर ऑब्जेक्ट। ओके, जो लिखा है, लिखने का जो प्रक्रिया है उसको हमने बोला वर्ब, और जिस पर्सन ने लिखा है उसको हमने बोला सब्जेक्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब क्या रूल होते हैं एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस के, ये समझते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आता है वर्ब, लेकिन वर्ब कौन सा? वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अब ये फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं। अभी जस्ट पॉइंट ये समझिए कि जो भी मैंने सेंटेंस अभी लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये जो वर्ब आता है इस पर्टिकुलर पार्ट में, ये वर्ब क्या होता है? ये बेसिकली होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम डिनोट करते हैं V1 से। ओके, सब्जेक्ट को हम लिख लेते हैं S और ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं लेट्स सपोज O। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे होते हैं? जैसे मैंने कहा प्ले, ओके, जैसे मैंने कहा डांस, जैसे कि मैंने कहा लेट्स सपोज सिंग, ओके, जैसे मैंने कहा स्विम, जैसे मैंने कहा स्लीप। ओके, तो ऐसे एक्शन जिसमें ना तो मैं कोई ईडी लगा रहा हूं, ना मैं कोई आईएनजी लगा रहा हूं, इस तरह का कोई वर्ड का मैं उपयोग नहीं कर रहा हूं, तो उसको मैं कहूंगा बेसिकली फर्स्ट फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब जो कि प्रेजेंट टेंस में होते हैं, प्रेजेंट टेंस में। ओके, अब प्रेजेंट टेंस का क्या मीनिंग हुआ? प्रेजेंट टेंस का मतलब एक ऐसी चीज जो कि प्रेजेंट में चल रही है। ओके ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या हो रहा है, सब्जेक्ट बेसिकली वो पर्सन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि मैं इतना रिपीटेशन क्यों कर रहा हूँ उसको बार बार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब तक आप इस पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस जो सेंटेंसेज हैं उनके बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, वर्ब जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। फर्स्ट फॉर्म मतलब जो कि प्रेजेंट टेंस का फॉर्म होता है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है, अगर मैं लिखता हूँ सिंग, तो सिंग मतलब गाना होता है प्रेजेंट, और इसका जो पास्ट का फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है सैंग। ओके, या फिर हो जाता है संग। ओके, तो मतलब कई सारे मीनिंग होते हैं इसके, डिफरेंट मीनिंग्स हैं और डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस पे हम अभी नहीं जा रहे, अभी जस्ट हम ये समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मतलब रिसीविंग एंड पे है ऑब्जेक्ट। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये आपका सब्जेक्ट है और इसने जो एक्शन परफॉर्म किया वो रिसीव किया किसने? ऑब्जेक्ट ने। बस ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस में। ओके, चलिए अगला, एवरीथिंग इज इन द प्रेजेंट टेंस। अब ये एवरीथिंग इज इन द प्रेजेंट टेंस मतलब अभी जैसा आपने देखा, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आ रहा है वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लेट्स सपोज एक सेंटेंस, श्रेया इज कुकिंग फूड। ओके, तो श्रेया इज कुकिंग फूड में श्रेया क्या कहलाएगा? मेरा सब्जेक्ट। कुकिंग जो है या फिर कहा जाए इस कुकिंग जो है ये कहलाएगा मेरा वर्ब, और फूड क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर अगर हम देखें तो श्रेया क्या है? बेसिकली सब्जेक्ट, क्योंकि शी इज परफॉर्मिंग द एक्शन, वह एक्शन परफॉर्म कर रही है। द एक्शन इज डन इज कुकिंग, तो कुकिंग क्योंकि एक्शन है इसीलिए ये हमारा वर्ब कहलाएगा। ओके, और एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है? फूड के ऊपर, इसीलिए फूड कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई होप अब एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर जरूर हुआ होगा। अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा एलेक्स इज क्लीनिंग द डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पे एलेक्स क्या है? क्योंकि ये क्लीन कर रहा है इसीलिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, क्लीनिंग जो है ये हमारा वर्ब हो गया क्योंकि ये एक्शन है, और डाइनिंग टेबल बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। Okay, so Alex is doing the work, so he is the subject. Action done is cleaning and action is performed on dining table, that's why it is the
ऑब्जेक्ट। ओके, बिल्कुल डिटेल में हम इस पॉइंट को समझ रहे हैं और मल्टीपल टाइम समझ रहे हैं, तो ये बिल्कुल माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कहने को सबको मालूम है कि हाँ सब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है, वर्ब ही होता है। ओके, बेसिक सेंटेंस में आप इजीली समझ जाते हैं इसको, लेकिन जब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी भी बढ़ती है, तो वहां पे समझना मुश्किल होता है। इसीलिए पहले स्मॉल स्टेप्स में ही आप इसे क्लियर करके चलें। जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो सब्जेक्ट, जो एक्शन परफॉर्म होगा वो वर्ब, और जिसके ऊपर होगा वो ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो ये पैसिव वॉइस क्या चीज है? तो देखिए, पैसिव वॉइस में द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। तो अब ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया है, एकदम रिवर्स हो गया है, एक तरह से 180 डिग्री का एक टर्न हमने यहाँ पे मार दिया है कि पैसिव वॉइस में हम क्या फोकस कर रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट। ओके, द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ओके, सब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। सेम वर्ड को, सेम मीनिंग को मैं 3 अलग तरीके से आपके सामने लिख के प्रेजेंट कर रहा हूं कि पहला पॉइंट क्या होगा एक्टिव पैसिव वॉइस में, कि पैसिव वॉइस के केस में ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, या फिर ऐसा कहा जाए कि एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट। ओके, या फिर इसको ऐसा कहा जाए कि सब्जेक्ट जो है वो आपका रिसिपिएंट है किसी एक्शन का, उस चीज को हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस में क्या चीजें होती हैं? इसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें भी वर्ब होता है और इसमें भी ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है ये एक्टिव में भी होंगे और ये पैसिव में भी होंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये तीनों होंगे। बस क्या होगा, इन तीनों की प्लेस जो है, इन तीनों का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अरेंजमेंट विल चेंज। ओके, अरेंजमेंट बिल्कुल बदल जाएगा, और लेकिन रहेंगे वही तीनों चीजें। ओके, तो आपको फोकस किस पे करना है? अल्टीमेटली 3 ही चीजों पे, दैट इज वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा, लेट सपोज रावणा वॉज किल्ड बाय राम। सो रावण वॉज किल्ड बाय राम, तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्शन जो है ये परफॉर्म कौन कर रहा है? एक्शन परफॉर्मेंस तो ये सब्जेक्ट पे ही हो रहा है, दैट इज राम, सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है राम पे। लेकिन जो लिखने का तरीका है वो आप ध्यान से देखिए। इस बार मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो एक तरह से ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा जो सेंटेंस है, अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस में अभी अगर हम पैसिव वॉइस की बात नहीं करें, अगर हम इसको एक स्टैंड अलोन सेंटेंस देखें, ठीक है, मान लीजिए आपने एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो आप इसको अगर एक स्टैंड अलोन सेंटेंस देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि रावण वॉज किल्ड बाय राम, मतलब कि फोकस किस पे आ रहा है? फोकस आ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग इससे हो रही है। तो जो सेंटेंस में पहले आ रहा है उसका प्रेफरेंस ज्यादा होता है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये जो चीज है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस विल बिकम अवर सब्जेक्ट। किल्ड क्या हो गया? किल्ड आपका वर्ब हो जाएगा। और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन हो गया? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया ये लास्ट वर्ड, दैट इज राम। ओके, तो यहां पर आप देखिए कि एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? बेसिकली इस बार एक्शन परफॉर्म ये नहीं कर रहा, इस बार हमारा सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है कि रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो बेसिकली ये जो राम है ये ऑब्जेक्ट है और ये इस एक्शन को परफॉर्म करता है, और ये किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है? ये सब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। ओके, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा पुराने सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, कि अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, अब हमारा ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तब आप बोलोगे कि अच्छा पिछले सेंटेंस में तो ये हमारा सब्जेक्ट था, तो फिर ऐसा क्यों हो गया? तो इसको अभी अपन थोड़ी देर में समझते हैं। देखिए अगला सेंटेंस लेते हैं, द बॉल वॉज किक्ड बाय राजू। तो इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंस किसका आ रहा है? बॉल का। तो मैं कहूंगा कि बॉल इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट है। ओके, वॉज किक्ड, तो किक्ड मेरा वर्ब है, दैट इज बेसिकली एक्शन है, और जो राजू है वो मेरा ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द एसे ऑन एम्परर अकबर वॉज रिटन बाय एलेक्स। तो एसे ऑन एम्परर अकबर जो है ये बेसिकली मेरा सेंटेंस है, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैं शो करना चाह रहा हूँ। ओके, कि मैं सेंटेंस में बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, द एसे ऑन एम्परर अकबर।
वॉज रिटन, तो वॉज रिटन यहाँ पे बेसिकली मेरा वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, और एलेक्स बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये एलेक्स इस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो अब अगर अपन कंपेयर करें हमारे पिछले स्लाइड से, जो हमने पिछले स्लाइड में देखे थे, तो हमने ये चीजें देखी थी। देखिए, हमने एक्टिव वॉइस में ये समझा था कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जाता है। तो सेंटेंस हमने कैसा लिखा था, राम किल्ड रावण, तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट था, ओके, राम, ये हमारा एक्शन था और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया था। लेकिन अब अगर आप पहले सेंटेंस को इस सेंटेंस से कंपेयर करो तो आपको क्या दिखेगा कि अब इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंस हम किसकी बताना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंस हम बताना चाह रहे हैं इसकी, ओके, और इस सेंटेंस में हम इंपॉर्टेंस किसकी बता रहे थे, इसकी। तो देखिए, जो भी सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है, ओके, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी कंपेयर टू जो सेंटेंस में बाद में आ रहा है। ओके, ये आप आई होप समझ पा रहे होंगे कि अपन जब किसी का नाम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर किसी का अगर आप लेट सपोज लिस्ट बनाते हैं, या फिर किसी कॉलेज में आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज की लिस्ट बनती है, तो सबसे ऊपर नाम किसका आता है, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, डायरेक्टर हो गए या फिर चेयरमैन हो गए या चेयरपर्सन, वाइस चांसलर, जो उस लेवल के होते हैं उनका नाम आता है। धीरे 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 हायरार्की में नाम चेंज होते, डिक्रीज होते जाते हैं, या आप कहें पोजीशन डिक्रीज होती जाती है। तो अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को खुद पढ़ के देखिए। इस सेंटेंस को पढ़िए, राम किल्ड रावण, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस हम किसको दे रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली इंपॉर्टेंस हम राम को ज्यादा दे रहे हैं कंपेयर टू रावण। और इस सेंटेंस को पढ़िए, रावण वॉज किल्ड बाय राम, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा मिल रही है, ये फर्स्ट जो वर्ड है रावण को। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा है और सब्जेक्ट आपका एक्शन रिसीव कर रहा है, और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा है और ऑब्जेक्ट आपका एक्शन रिसीव कर रहा है। दूसरे सेंटेंस को देखिए, द बॉल वॉज किक्ड बाय राजू, तो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़े, द बॉल वॉज किक्ड बाय राजू, तो क्लियरली आपको क्या समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंस यहाँ पे बॉल की ज्यादा है कंपेयर टू राजू। ओके, और इस सेंटेंस को देखें तो राजू किक्ड द बॉल, तो यहाँ पर राजू का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बॉल का इंपॉर्टेंस कम है। ओके, थर्ड सेंटेंस को देखिए, द एसे ऑन एम्परर अकबर वॉज रिटन बाय एलेक्स, इट मीन्स कि एसे ऑन एम्परर अकबर जो है ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है हमारे लिए इस सेंटेंस में। और अगर इस सेंटेंस में देखें तो एलेक्स वॉज इंपॉर्टेंट, मतलब हम यहाँ पे सेंट्रल किसको लेना चाह रहे हैं, जो पिक्चर का हीरो है वो कौन है, वो बेसिकली एलेक्स है। तो एलेक्स के बारे में बता रहे कि वो ऐसे लिख रहा है। ओके, तो इसको आप आई होप अब क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। तो इसको इमेजिन कुछ ऐसा कर लीजिए कि मैंने एक मूवी बनाई जिसमें मैंने एलेक्स को हीरो के नाम पे लिखा। ओके, तो फिर मैं ये दिखाऊंगा कि एलेक्स क्या क्या काम कर रहा है। तो एलेक्स ने क्या करा, एम्परर अकबर पे कैसे लिख दिया, फिर एलेक्स ने फुटबॉल खेल ली, लेट्स सपोज एलेक्स ने मार्स पे लैंडिंग कर ली एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मेरा जो मूवी का मेन किरदार होगा वो कौन होगा, एलेक्स होगा। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो इस सेंटेंस में क्या दिखेगा, द एसे ऑन एम्परर अकबर। तो एक तरह से जब मैं एम्परर अकबर के ऊपर पिक्चर बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एसे ऑन एम्परर अकबर, मतलब उस पर्सन के बारे में, अकबर के बारे में जो पर्सन लिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज में इंपॉर्टेंट कौन है, वो एम्परर अकबर खुद। ओके, उसके बाद उसका नाम एलेक्स हो, बीलेक्स हो, सीलेक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस में एक्शन तो भले ये परफॉर्म कर रहा है एलेक्स, लेकिन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये मेन पॉइंट नहीं है सब्जेक्ट का। इसका नाम मैं बदल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना मुझे, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है एसे ऑन एम्परर अकबर। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आई होप ये कंसेप्ट अब समझ में आ रहा होगा और डिटेल में। अगर मैं पैसिव वॉइस के रूल्स की बात करूं तो देखिए, पैसिव वॉइस का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब मैं ये किस वे में लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये मैं इस वे में लिख रहा हूं कि व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस टू पैसिव वॉइस सेंटेंस, मतलब अगर आप एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को कन्वर्ट जब करना चाह रहे हैं, उस कन्वर्जन के केस में जो आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो यहां पे आ जाएगा, जो आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले आ जाएगा। अगर मैं इस सेंटेंस को एक स्टैंड अलोन सेंटेंस लूं, एक स्टैंड अलोन सेंटेंस, मतलब मैं अभी नहीं मानूं कि ये किस चीज से कन्वर्ट होके आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका आया कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली एक्टिव वॉइस वाला ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपके सेंटेंस के लिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके,
ये आपके सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसको हम बोलेंगे V3। ओके, थर्ड फॉर्म क्या हो गया वर्ब का? तो देखिए वर्ब के फॉर्म्स जो है वो टेंसेस के हिसाब से चलते हैं। जैसे मैंने बोला प्ले, प्लेइंग, प्लेड। ओके, तो ये क्या है, ये अलग अलग टेंसेस के फॉर्म में चल रहे हैं। इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे और सच अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप कंसेप्ट समझें तो आप इजीली ये कन्वर्जन तो खुद ही कर लेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। ओके, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम इतना नहीं है। और फिर ये सब्जेक्ट मतलब किसका सब्जेक्ट? जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो मेरे लिए अब इस पैसिव वॉइस में यहाँ पे आ रहा है। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस की नज़र से देखें तो उसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम एक्टिव वॉइस के नज़र से देखें सेंटेंस को तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ये वाला सब्जेक्ट है। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है कि व्हेन कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एक कन्वर्जन होगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो एक्टिव सेंटेंस में जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखता है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, जो सब्जेक्ट दिखता है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ये इतना ही सिंपल है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है। बस वो कन्वर्जन ही थोड़ा सा चैलेंज होता है कि वहां पे हम कैसे उसको करेक्ट इंग्लिश में करें। वर्ब जो है वो आपका वर्ब वही का वही रहेगा जो आपको एक्टिव सेंटेंस में मिला, लेकिन बस क्या डिफरेंस होगा कि एक्टिव सेंटेंस में आपने फर्स्ट फॉर्म में वर्ब को यूज किया था और आप पैसिव सेंटेंस में उसे थर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ओके, ये हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा, सो डोंट वरी। ओके, देन सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट विल कम इन लास्ट। ओके, मैं बिल्कुल कहूंगा कि इसके नोट्स आप बनाइए, कॉपी में लिखिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल जो क्रक्स होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को इन स्लाइड्स में डाला है। आपको काफी हेल्प होगा इस चीज को याद रखने में। तो सब्जेक्ट विल कम इन द लास्ट, सब्जेक्ट किसका मतलब? सब्जेक्ट मतलब एज पर द एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमारा सब्जेक्ट था वो अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में यहाँ आखिरी में आएगा। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस क्या होंगे कि आप एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उठाइए, उनकी पोजीशन बदल दीजिए और जो वर्ब वहां पे फर्स्ट फॉर्म में था उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैंने एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया, श्रेया इज कुकिंग फूड। ओके, तो अब यहाँ पे श्रेया क्या है? बेसिकली ये मेरा सब्जेक्ट है, इज कुकिंग ये मेरा बेसिकली वर्ब है और ये फूड मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट्स सपोज एस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ। अब अगर मुझे इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इन पैसिव फॉर्म तो मैं क्या करूंगा? मैं जो एक्टिव वॉइस के केस में मेरा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को मैं सबसे पहले रख दूंगा। इस कुकिंग जो ये वर्ड है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कुक, कुकिंग। ओके, कुकिंग इज नॉट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बेसिकली प्रेजेंट फॉर्म। तो देखिए दो तरह के वर्ब होते हैं, एक होता है और दो तरह के टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, सॉरी हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, देखिए दो तरह के टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में वर्ड क्या आया? कुक, और एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, सो स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन स्पेलिंग। ओके, सो ये जो दो वर्ड्स हैं अल्टीमेटली, ओके, कुकिंग और हाँ, कुक और कुकिंग, तो यहाँ पे कुकिंग जो है वो है बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ही। ओके, बस उसमें आईएनजी लगा दिया है क्योंकि वो अभी के एक्शन को शो कर रहा है। ओके, बस इतना सा डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में श्रेया इज कुकिंग फूड ऐसा सेंटेंस आपके सामने लिखा है। तो अब आपका एम क्या है? अब आपका एम है कि अच्छा मैं कैसे इसको सॉरी, तो आपका एम है कि मैं कैसे अब इसको कन्वर्ट करूं बेसिकली कि ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बन जाए। पैसिव वॉइस में बन जाए मतलब कि अभी इस सेंटेंस में महत्व, इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है, लेकिन मैं फूड को इंपॉर्टेंस ज्यादा देना चाहता हूं। ओके, तो उस केस में मैं क्या करूं? उस केस में मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को एक्टिव से हटा के पैसिव में कर देता हूं। तो कैसे करूंगा पैसिव में? तो पैसिव में करने के लिए मैं इसको लिखूंगा द फूड इज कुक्ड बाय श्रेया।
ओके आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा कि इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंस श्रेया को जा रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंस फूड को जा रहा है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट को, मतलब एक ऐसी चीज को जो एक्शन रिसीव कर रहा है, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा शो करना है, तो फिर आप यूज करेंगे पैसिव वॉइस। और अगर आपको ऐसी चीज ऐसे केस में जहां पे आपको जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा शो करना है, तो वहां पर आप यूज करेंगे एक्टिव वॉइस। ओके तो यहाँ पे देखिए ऐसे ध्यान से कि फूड का इंपॉर्टेंस इस सेंटेंस में ज्यादा दिखता है रीड करने पे, और इसमें श्रेया का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखता है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली, अब यहाँ पे फूड क्या है, जो एक्टिव के केस में मेरा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ फूड मेरा सब्जेक्ट बन चुका है। वर्ब जो कुक था, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, ओके पास्ट फॉर्म। तो कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, तो यहाँ पे मैंने वर्ब का जो V1 था उसको मैंने V3 में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे फाइनली जो एक्टिव वॉइस में मेरा सब्जेक्ट था उसको मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आप मैच कर पा रहे होंगे, मैंने कलर इसलिए सभी के डिफरेंट रखे हैं, तो आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ओके सो हियर द ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट इज चेंज टू ऑब्जेक्ट। तो ये आप एग्जाम्पल ऐसा कैसा अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, साथ में ये नोट उस नीचे डाल लीजिए। ओके तो ये जस्ट मैंने इसीलिए डाला है कि आपको मैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बना के दूं और आप ऐसा एक अपना नोटबुक बना लो इंग्लिश का, जिसको आप हर एग्जाम में यूज कर सको। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी का एग्जाम, आप जो एग्जाम दे रहे हो उसमें आप यूज कर सको। ओके क्योंकि कंसेप्ट हैं ये कभी चेंज नहीं होने वाले। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एलेक्स इज क्लीनिंग द कंप्यूटर। अब आप सोचिए जरा, इस वीडियो को पॉज करिए 5 मिनट के लिए और आराम से इसका पैसिव वॉइस बना के देखिए और देन आगे मूव करिए। ओके सो आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए समझते हैं क्या यहाँ पे होने वाला है। एलेक्स बेसिकली सब्जेक्ट है, इज क्लीनिंग एक वर्ब है, और कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो द कंप्यूटर इज क्लीन्ड बाय एलेक्स। तो क्लीन जो है वो बेसिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसका अगर थर्ड फॉर्म देखें तो क्लीन्ड जो होगा वो बेसिकली थर्ड फॉर्म कहलाएगा। ओके सो दिस इज द थर्ड फॉर्म। ओके तो यहां पर हमने क्या कहा, सब्जेक्ट जो है ये बन गया कंप्यूटर, इज क्लीन्ड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट इज द एलेक्स। ओके नाउ फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस वर्ब। ओके तो यहां पर हम समझते हैं, देखिए कि ये जो वर्ब है जो हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, इसका फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए द पैसिव वॉइस रिक्वायर्स अ डबल वर्ब, ओके एंड विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। ओके टू बी फॉर्म में ये हमेशा होगा, एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अनदर वर्ब। अब इसका क्या मीनिंग है, मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए यहां पर आते हैं वापस से, तो यहां पे आते हैं। देखिए यहां पे ये क्या बोलता है कि बेसिकली एलेक्स इज क्लीनिंग द कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्लीन जो है ये एक वर्ब है, और इज भी एक वर्ब ही है। ओके इज कोई अलग चीज नहीं है। इज एम आर आपने सुना होगा, इज एम आर के बारे में आपने पढ़ा होगा। इज एम और आर ये 3 वर्ड्स होते हैं प्रेजेंट टेंस में। ये कैसे यूज होते हैं ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, बट अभी के लिए समझिए कि ये जो सेंटेंस है अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इज एलेक्स इज क्लीनिंग द कंप्यूटर। तो इज क्लीनिंग ये हमारा पूरा एक सिंगल वर्ब हमने मान लिया इसको, ठीक है। ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, बट अभी हम अगर एक्टिव वॉइस की हिसाब से देखें तो ये हमारा एक वर्ड हो गया। ओके ये वर्ब हो गया बेसिकली। अब आप ध्यान से देखिए, क्या आपको एक डिफरेंस दिखता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि एक्टिव में आ रहे हैं और नंबर ऑफ वर्ड जो कि पैसिव में आ रहे हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी चीजें बदली है, कुछ एक्स्ट्रा हुआ है। तो एक्स्ट्रा क्या हुआ है, जरा वीडियो पॉज करके सोचिए कि क्या हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है ऐसा कुछ यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि द कंप्यूटर तो एज इट इज आ गया, ठीक है। एलेक्स का जो नाम है वो भी एज इट इज आ गया। इस क्लीनिंग का क्या हो गया, इस क्लीन्ड, लेकिन इस क्लीन्ड के साथ साथ एक वर्ड और ऐड हुआ है विच इज बाय। ओके तो ध्यान से देखिए, ये एक वर्ब हो गया और ये दूसरा वर्ब हो गया। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि जब भी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो उसमें डबल वर्ब का यूज होता है, क्योंकि बाय जो है, ओके बाय क्या है, बेसिकली बाय आपका एक वर्ब ही है। ओके और ये वर्ब कैसा है, इसको हम बोलते हैं टू बी वर्ब। ओके टू बी वर्ब। अभी क्या होता है इसको हम डिटेल में आगे समझते हैं, बट अभी एट दिस पॉइंट ओके
एट दिस पॉइंट आप सिर्फ मान लीजिए कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें डबल वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो डबल वर्ब में क्या होगा, एक तो वो जो आपका एक्चुअल वर्ब है और उसके साथ एक टू बी वर्ब भी जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा जॉन बेक्ड द ब्रेड, तो यहाँ पे जॉन सब्जेक्ट हो गया, बेक्ड हमारा बेसिकली वर्ब हो गया और ब्रेड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब इसको अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा द ब्रेड वॉज बेक्ड। तो वॉज बेक्ड बेसिकली क्या हो गया, वॉज बेक्ड बेसिकली आपका वर्ब हो गया एंड वॉज बेक्ड के बाद आ गया बाय द जॉन। ओके, बाय द जॉन, तो यहाँ पे अल्टीमेटली डबल वर्ब यूज हो जाता है जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं द ब्रेड वॉज बेक्ड जॉन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, मुझे बाय चाहिएगा ताकि मैं शो कर पाऊं कि ये पर्सन या ये एंटिटी ही एक्शन को परफॉर्म कर रही है। ओके, तो यहाँ पे वॉज इज अ फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब, तो ये जो वॉज वर्ड है या फिर कहा जाए ये बाय वर्ड है, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वर्ब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए इस पे आते हैं। नाउ फॉर्म ऑफ पैसिव वर्ब में, नाउ राइटर शुड बी फेमिलियर विद द फॉर्म्स ऑफ टू बी वर्ब। तो टू बी वर्ब में देखिए बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। बेसिकली ये जोड़ने का काम करते हैं, मल्टीपल चीजों को जोड़ने की जब हम बात करते हैं। ठीक है, सो दैट दे कैन इजिली आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस इन देयर वर्क। ओके, तो लेट सपोज हम फॉर्म की बात करें तो क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये आपने बचपन में पढ़े होंगे सभी फॉर्म्स। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा इस पर डिटेल में फोकस नहीं कर रहा, अभी मैं जस्ट इनको इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। तो इसको एज इट इज पूरा का पूरा कॉपी में लिख लीजिए, एक एक वर्ड को लिख लीजिए, 2-3 बार लिखिए ताकि आपको याद हो जाए कि टू बी में क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं। ओके, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था अभी स्टार्टिंग में आपको कि जैसे वो बाय फॉर्म आ गया था। ओके, उसके बाद फिर वॉज आ गया था, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली एक्स्ट्रा वर्ड आपके सेंटेंस में ऐड कर रहे हैं कंपेयर टू द एक्टिव सेंटेंस। ओके, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीन, ये सभी कॉमन वर्ड्स हैं जो कि आमतौर पे यूज होते हैं। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें कुछ कॉमन एक्टिव और पैसिव की, तो मैं देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको शो करता हूं तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं इज किक्ड। ओके, तो देखिए इज किक्ड का पैसिव क्या हो जाएगा, इस किक्ड का पैसिव हो जाएगा हैड बीन किक्ड। ओके, हैड बीन किक्ड। अब ये कहाँ पे होगा और ये कैसे यूज होगा, ये एक अलग पॉइंट है। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन टेंसेस के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है इज किक्ड, तो इसको मैं पैसिव में कन्वर्ट कर सकता हूं हैड बीन किक्ड। ओके, अगला लेते हैं सेकंड इज, जैसे मैंने लिखा वॉज किक्ड। ओके, तो वॉज किक्ड को हम कैसे कर सकते हैं पैसिव फॉर्म में, इज गोइंग टू बी किक्ड। ओके, इज गोइंग टू बी किक्ड। ओके, थर्ड अगर मैंने लिखा इज बीइंग किक्ड, तो इज बीइंग किक्ड को हमने पैसिव में कैसे लिखना है, विल बी किक्ड। ओके, विल बी किक्ड। फोर्थ अगर मैंने लिखा हैज बीन किक्ड, तो इसको मैं लिख सकता हूं कैन बी किक्ड। ओके, पैसिव में कैन बी किक्ड। अभी अगला लेते हैं, देखिए वॉज बीइंग किक्ड, तो इसको मैं लिख सकता हूं शुड बी किक्ड। इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। ओके, सो ये कुछ तरीके हैं जिसके मदद से आप कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बाय का क्लॉज जो है। तो देखिए बाय एक बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऑफन इन पैसिव वॉइस sentences will going to contain by, okay, phrase indicating who or what performed the action। मतलब यहाँ पे हम by का यूज किस तरह से कर सकते हैं कि कौन बेसिकली एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ओके, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, या फिर ऐसा कहा जाए कि जो पर्सन जो एंटिटी जो एंटिटी वर्ब कर रही है या फिर जो एंटिटी एक्शन को परफॉर्म कर रही है उसको शो करने के लिए हम यहाँ पे बाय का क्लॉज जरूर यूज कर सकते हैं। ओके, by passive sentences can be easily transformed into active sentences when the object of the proposition by is moved to the subject position in the sentence। ओके, अब क्या मीनिंग है इसका मैं समझाता हूँ। देखिए पहले तो ये सेंटेंस आप एज इट इज कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रहे। ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक अगर पैसिव सेंटेंस को मुझे एक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बाय
इज मूव्ड, मतलब ये जो बाय वर्ड है, ठीक है ना, प्रोपोजिशन क्या होते हैं, ये बेसिकली लिंकिंग के लिए यूज होते हैं। तो अगर ये बाय वर्ड को मैं ऑब्जेक्ट से हटा के सब्जेक्ट की तरफ मूव कर दूं तो अल्टीमेटली, या फिर ऐसा कहा जाए कि जो मेरा बाय के बाद जो भी चीज लिखी हुई है उसको अगर मैं एज ए सब्जेक्ट बना दूं तो बहुत इजीली मैं एक पैसिव सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, क्या मतलब हुआ इसका समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, लेट्स से एक पैसिव सेंटेंस लिया, द कुकीज वर ईटन बाय द चिल्ड्रन। तो बाय के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, चिल्ड्रन। तो मैं कहूंगा कि ये जो चिल्ड्रन लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन लिखा हुआ है, ये बेसिकली अभी पैसिव सेंटेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है। ओके, वर ईटन जो है ये मेरा वर्ब है और कुकीज यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मैं सेंटेंस पे एम्फेसाइज किसको कर रहा हूँ, महत्व किसको दे रहा हूँ, कुकीज को। लेकिन अगर मुझे इसी सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो बाय के बाद जो भी चीज लिखी हुई है इसको उठा के आगे रख दूंगा। ओके, आगे रख दूंगा तो ये बन गया द चिल्ड्रन। ओके, तो ये मेरा बन जाएगा सब्जेक्ट। ओके, द चिल्ड्रन एट द कुकीज। अब ये एट में और वर ईटन क्यों ऐसा आया, तो ये आया बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन इनटू द टेंस फॉर्म। वर्ब का जो कन्वर्जन है अलग अलग टेंस में, तो यहां पर हम जब हम देख रहे हैं द कुकीज वर ईटन बाय द चिल्ड्रन, तो ये हम क्या बता रहे हैं, ये जो सेंटेंस बना है ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है। पास्ट परफेक्ट मतलब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया था, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्योंकि ये सेंटेंस बना था, हुआ था, तो उस केस में ये वर रिटर्न लिखा था। ठीक है, अभी आप फिक्र मत कीजिए बिल्कुल भी कि ये वर रिटर्न को 8 क्यों बना दिया। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये वर रिटर्न पास्ट परफेक्ट में था, तो मैंने 8 को क्या करा, 8 बेसिकली इसका पास्ट फॉर्म है, पास्ट सिंपल फॉर्म है, इसको मैं बोलूंगा पास्ट सिंपल। ये अलग अलग टेंसेस होते हैं। तो अभी सिर्फ फोकस कीजिए, ऑब्जेक्ट जो था सब चिल्ड्रन वो हमने आगे लिख दिया, बाय के बाद जो भी चीज थी वो सब कुछ हमारा ऑब्जेक्ट था, तो उसको हमने आगे लिख दिया। वर्ब को वहीं का वहीं रहने दिया, बस फॉर्म बदल दिया, और जो पैसिव में सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया पैसिव टू एक्टिव या फिर एक्टिव टू पैसिव। अगला सेंटेंस लेते हैं। देखिए, द टनल्स आर डग बाय द गोफर्स। ओके, तो टनल्स आर डग बाय द गोफर्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टनल्स जो है ये बेसिकली मेरा इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट है, बाय के बाद जो भी चीज लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, और डग बेसिकली ये मेरा वर्ब है। तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा एक्टिव फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, द गोफर्स डग द टनल। ओके, द गोफर्स डग द टनल। ओके, तो अब आप बोलोगे अच्छा ये डग का तो फॉर्म चेंज नहीं हुआ, तो देखिए ये फॉर्म चेंज हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहता है। ओके, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ रीड, ओके, तो रीड क्या है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। अगर मैं इसको बोलूँ रेड, मैं आपको इसको पास्ट में बताना चाहूँ तो रेड बोलूंगा, लेकिन उसका जो स्पेलिंग है वो यही रहेगा, READ। तो रीड हो गया या रेड हो गया, ये प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा और ये पास्ट फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा वही, स्पेलिंग वाइज वही रहेगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बदल जाएगा। अब कुछ ऐसे हैं जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका बेसिकली कोई व्हाट वी कैन से पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म में कोई डिफरेंस ही नहीं होता, मतलब वो लिखने में भी सेम होते हैं, वो बोलने में भी सेम होते हैं। जैसे कि मैंने बोला पुट, ओके, तो पुट का अगर आप पास्ट फॉर्म जाओगे तो वैसा पुटेड नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, ये पुटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता। जनरली कुछ लोग यूज करते हैं कि दे पुटेड द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड एंड सो ऑन, लाइक रैंडम वर्ड्स, बट ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। पुटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, पुट हर फॉर्म में पुट ही रहता है। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और थोड़ा सा वर्ब, थोड़ा सा टेंसेस के बारे में समझ में आया होगा। इसको मैंने बहुत ही क्रक्स फॉर्म में अभी एक्सप्लेन किया है। धीरे से जब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, कन्वर्जन्स को समझेंगे, तो ये कंसेप्ट और धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। ओके, सो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट वॉच दिस लेक्चर ट्वाइस और थ्राइस, 2-3 बार देख लीजिए, नोट्स सारे के सारे प्रॉपरली बना लीजिए। ओके, और उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे तो आपको कंसेप्ट धीरे धीरे और समझ में आते चले जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।